हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ लिए थे अलाउद्दीन खिलजी तक। अलाउद्दीन खिलजी के आगे उसी खिलजी वंश में आज के टॉपिक में खिलजी वंश को समाप्त कर दिया जाएगा और उसके आगे जो कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना होगी यहाँ से मिलजुल करके कवर कर लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु आपको बता दी गई थी बाबू 1316 में हुआ था। किस रोग से हुआ था? पांडु रोग से। उसके पश्चात देखेंगे तो बस एक नाम याद रखिएगा और कुछ यहाँ पे आपको याद नहीं करना है। शिहाबुद्दीन उमर नाम याद रखिएगा। शिहाबुद्दीन उमर आता है मात्र 35 दिन के लिए। अगला जो शासक होगा जहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। तो बाबू हेडिंग आपकी पड़ जाएगी मुबारक शाह खिलजी। तो हेडिंग बनाइएगा मुबारक शाह खिलजी। इनका फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर बोले तो थोड़ा सा अभ्यास है बाबू टाइम पीरियड को फ़ोन नंबर बोलने का। तो मुबारक शाह खिलजी का टाइम पीरियड 1316-1320, 1316 से लेकर के 1320। एक इतिहासकार है मध्यकालीन भारत के कह लीजिए प्रसिद्ध इतिहासकारों में जिनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी इनके बारे में क्या कहता है उस कथन से यदि आप जानेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किस तरीके के व्यक्तित्व वाले धनी रहे हैं। जियाउद्दीन बर्नी मुबारक शाह खिलजी के बारे में कहता है कि सुल्तान शासक कभी कभी इतने नशे में होता था कि वो पूरी रात दरबार में बिना वस्त्र के घुमा करता था तथा साथ में इसको जो दूसरी सबसे बड़ी इसकी ख्वाहिश या खासियत या चाहत हुआ करती थी या बिना वस्त्र के नग्न अवस्था में हिजड़ों के बीच में और युवतियों के बीच में ये रहना ज़्यादा पसंद करता था। तो इससे इसके चरित्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा उस टाइप का ये मस्त आदमी था। तो जो पी के पड़ा सबसे बड़ा अर्थात अन्य इसके पहले के जितने शासक होंगे देखेंगे बाबू कि सुल्तान से वो खिलाहत प्रमाण पत्र प्राप्त करते थे। सुल्तान जो होते थे वो खलीफा से खिलाहत प्रमाण पत्र प्राप्त करते थे। मुबारक शाह खिलजी ने कहा कि वह किसी खलीफा को नहीं जानता। उसने स्वयं को खलीफा कहा कि हम किसी खलीफा को नहीं मानते हैं, हम स्वयं ही खलीफा हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तो मुबारक शाह खिलजी चूंकि बहुत ज़्यादा यह नशा में हुआ करता था, मस्त आदमी था, वैसे ही आप देखते हैं कि पीने वाले लोग बड़ा ज़्यादा दिलदार टाइप के आदमी होते हैं। तो इसने जो नीति चलाई पेपर में पूछा जाता है कि मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी नीति चलाई। तो ये भी पियक्कड़ आदमी था, मस्त कहा कि माफ़ करो और भूल जाओ, बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, पीजिए मस्त रहिए। तो इसके द्वारा चलाई गई जो नीति है वो क्या है याद रखेंगे कि मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी नीति चलाई। तो बता देंगे कि माफ़ करो और भूल जाओ, माफ़ करो और भूल जाओ। दो पैग मार और भूल जा गाना आया था, वो इतिहास से ही कह सकते हैं प्रेरित है, जो बॉलीवुड में लिखा गया था। तो इसके द्वारा चलाई गई जो नीति है माफ़ करो भूल जाओ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में ज़्यादातर देखेंगे तो इसका जो नियंत्रण है वो किसके हाथों में रहा। कहने का मतलब शासक यही था लेकिन सभी गतिविधियों को शासन करने के लिए कौन नियंत्रित कर रहा था? तो मुबारक शाह खिलजी का सेनापति हुआ करता था। उसका नाम है बाबू नसरुद्दीन खुसरो। क्या नाम है? नसरुद्दीन खुसरो। या इनका सेनापति हुआ करता था और इसी के आसपास ज़्यादातर शक्तियाँ केंद्रित हुआ करती थी। अगली बात देखेंगे तो बाबू मुबारक शाह खिलजी ने हत्या करवाई थी किसकी? मुबारक शाह खिलजी हत्या करवाता है अलाउद्दीन खिलजी के सबसे योग्य सेनापति रहे जिसका क्या नाम है? मलिक काफूर। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है मुबारक शाह खिलजी से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमआई इसको लगा लीजिएगा। यही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने माफ़ करो और भूल जाओ की नीति चलाई। तो आप बता देंगे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी से यही कुछ महत्वपूर्ण चंद लाइनें थी। मुबारक शाह खिलजी जानते हैं बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था। उसके पश्चात इसकी 1320 में हो जाएगी मृत्यु। 1320 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो शासन की बागडोर को संभालने का प्रयास किया। ओवरऑल नियंत्रण आपको बता ही दिया गया हुआ करता था किसके? नसरुद्दीन खुसरो के हाथों में। तो सत्ता संभालने का ये प्रयास करता है लेकिन 1320 में ही इसकी हत्या कर दी जाती है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और यहीं से इतिहास में एक नया वंश होता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल लिया हुआ यह वंश, जिसको हम लोग जानेंगे बाबू किस नाम से? तुगलक वंश के नाम से। तो देखेंगे यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन जाते हैं नसरुद्दीन खुसरो से, उसको भी हम नोट करवा देते हैं। तो अगला जो शासक आएगा उसी का नाम है नसरुद्दीन खुसरो। तो हेडिंग आपकी बन जाएगी नसरुद्दीन खुसरो। नसरुद्दीन खुसरो देखें, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए
कि यह मूल रूप से किस धर्म से बिलोंग करता था? तो मूल रूप से बाबू यह हिंदू हुआ करता था। प्रशासन में इसको महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके इसलिए इसने स्वीकार किया था इस्लाम धर्म। हालांकि इसके अंदर की चाहत इतिहासकार बताते हैं कि एक हिंदू साम्राज्य बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की नीति के साथ यह गद्दी पर प्राप्त करना चाहता था और आगे चीज़ों को व्यवस्था लाना चाहता था। लेकिन उसके पहले दिल्ली में इसके खिलाफ नारेबाजी की गई। तो पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के उस शासक या उस सुल्तान का नाम बताइए जिसके खिलाफ दिल्ली में नारेबाजी की गई कि गद्दी से हटाओ, इस्लाम खतरे में है, बहुत जल्दी खतरे में आ जाता है। जैसा कि हर एक कोई भी ऐसा मुद्दा हो जाएगा तो इस्लाम बहुत जल्दी खतरे में आ जाता है। तो नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ बाबू नारेबाजी की गई थी, याद रखिएगा। इसके खिलाफ क्या नारेबाजी हुई थी कि गद्दी से हटाओ, गद्दी से हटाओ, इस्लाम खतरे में है। गद्दी से हटाओ, इस्लाम खतरे में है। और इस खतरे को ख़त्म कर दिया किसने? उसी व्यक्ति का नाम है बाबू गयासुद्दीन तुगलक। तो नसरुद्दीन खुसरो की हत्या हो जाएगी। तो नसरुद्दीन खुसरो की हत्या किसके द्वारा की जाएगी? उसका नाम है बाबू GST गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा, भौकाल में आके ये नहीं कि आप भी GST लिख लीजिएगा, पूरा नाम लिखिएगा, नहीं तो आपके नोट्स में आज GST का मतलब गयासुद्दीन तुगलक पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की तरफ बढ़ने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हत्या कर दी गई और यहाँ से एक नया वंश शुरू होगा जिसको जाना जाएगा तुगलक वंश के नाम से। यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई तो बोलिएगा यस सर। अब हेडिंग बढ़ेगा तुगलक वंश। और तुगलक वंश का यदि टाइम पीरियड देखा जाए तो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से जल्दी जल्दी आपको समरी बता देते हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, उनसे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे तेजी से उसको भी बोल देते हैं। दिल्ली सल्तनत का आपसे संस्थापक पूछा जाए तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम हुआ करता था बाबू मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के सभी महत्वपूर्ण अभियानों में इसने महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया हुआ था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो सभी महत्वपूर्ण अभियानों में साथ देने के कारण भारत का जो क्षेत्र होता है शासन करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक माना जाता है। यह गुलाम हुआ करता था। इसने विशेष तौर पर यह नाम मात्र का ही सुल्तान रहा। इसने ना अपने नाम से कोई खुतबा पढ़वाया, ना ही अपने नाम से कोई सिक्के जारी करवाए। इसके अतिरिक्त देखेंगे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। दिल्ली में देखेंगे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराने का प्रयास किया। वो कार्य अधूरा हो गया जिसको पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसके अतिरिक्त इसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी और आगे चल करके आप जानते हैं यहीं पर चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आराम शाह आता है। आराम शाह को बहुत जल्दी आराम करवा देता है इल्तुतमिश। 1210 से लेकर के 1236 तक राज करता है। यह अपनी राजधानी बाबू दिल्ली बनाता है। ये अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाता है, अपने नाम से सिक्के भी चलवाता है। इसके अतिरिक्त शासक बनने से पहले यह बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादातर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने किस प्रकार के संगठन का निर्माण करवाया था। तो आप बता देते हैं क्या, जिसे कहा जाता है तुर्कानी चिहलगानी या तो चालीसा संगठन। जो 40 महत्वपूर्ण तुर्क लोगों का एक गुट हुआ करता था, उन्हीं लोगों के द्वारा शासन की समस्त गतिविधियां संचालित की जाती थी। इल्तुतमिश के मरने के बाद देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में काफ़ी भूचाल सी स्थिति रही है, काफ़ी राजनीतिक षड्यंत्र हुए हैं। और षड्यंत्रों के द्वारा इतिहासकार इसामी जो कहते हैं कि षड्यंत्रों के द्वारा ही यह गद्दी को प्राप्त किया और अंततः षड्यंत्रों के द्वारा ही इसकी मृत्यु भी हो गई। तो रजिया शासिका बनती हैं, पहली महिला शासिका रहती हैं। और उसके बाद देखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था नसरुद्दीन महमूद के बारे में। नसरुद्दीन महमूद से चंद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में उस शासक का नाम बताइए जो टोपी सिलता था, कुरान की प्रतियां बेचता था। इसका विवाह बाबू हुआ था बलबन की पुत्री जिसका नाम हुजैरा हुआ करता था। हुजैरा से विवाह हो गया था और आगे चल करके फिर बलबन शासक बनता है। बलबन ने कौन कौन सी नीति चलाई थी वो भी आपको बता दिया गया था पिछले। यदि आप क्लासेज नहीं देखे होंगे तो उसको करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। बलबन के बाद आपको जो महत्वपूर्ण शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बता दिया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात ये कुछ छोटा सा एक टॉपिक था, ये आपको बता दिया। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का यह वीडियो एपिसोड या वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे बाबू तुगलक वंश के बारे में। प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो लेक्चर में पूरे तुगलक वंश को समेट लिया जाए। जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। पेट की तैयारी में जी जान से लगे रहिए। स्टैटिक जीके का वीडियो बहुत जल्दी ही आपको 1 से 2 दिन में मिलेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाकी कोई तकलीफ, कोई गिला शिकवा शिकायत हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। प्रयास अपनी तरफ से यही हमेशा रहेगा कि आपके सभी गिला शिकवा शिकायत को दूर कर दिया जाए। धन्यवाद।